ये क्या चल रहा है भारत में? आज भारत में गरीब होना प्रॉब्लम नहीं है, आज भारत में गरीब दिखना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। कॉन्सर्ट्स की इंस्टाग्राम स्टोरी, स्टारबक्स की कॉफी, आईफोन, एसयूवीज, फॉरेन वेकेशन, इन सब में ऐसा लगता है कि कुछ हजार ही तो रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लोग करोड़ों रुपए फूक रहे हैं इन सारी चीजों पे। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें दिखाऊंगा जो आपके दिमाग की बत्तियां जला देंगी। मेरा इंटेंशन ये है कि भारत की शो ऑफ कल्चर को पूरी तरह से एक्सपोज करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिंपल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ये वाली वीडियो मेरी हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में पहुंचे। विद दैट, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। पहली है आईफोन शो ऑफ। अब आप लोग बोलोगे कि राहुल आप ये बोलने वाले हो कि आईफोन मत खरीदो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला, मैं आपको कुछ माइंड बॉगलिंग डेटा दिखाने वाला हूं। पहला आर्ग्यूमेंट आईफोन के बारे में लोग मुझे देते हैं कि राहुल यूएस में लोग खरीदते हैं, स्विट्जरलैंड में लोग खरीदते हैं, तो भारत में हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए? पहले ये डेटा देखो, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम बहुत सारी है। फर्स्ट प्रॉब्लम, यूएस के एक सिटीजन को आईफोन खरीदने के लिए केवल 31 आवर्स काम करना पड़ता है, स्विट्जरलैंड में केवल 26 आवर्स। लेकिन एक भारतीय को एक आईफोन अफोर्ड करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है पता है? 1749 आवर्स खर्च करता है, तब जाके वो एक आईफोन अफोर्ड कर पाता है। तो ये कंपैरिजन है ना कि यूएस में लोग कर पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में कर पा रहे हैं, दुबई में कर पा रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। नहीं, हमारा इनकम का जो रेंज है वो बहुत अलग है, हमारे खर्चे बहुत अलग हैं। किसी से कंपेयर करना वो बिल्कुल भी वैलिड आर्गुमेंट है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम आईफोन के साथ क्या है, ये अभी ना रिसेंटली ईटी में आर्टिकल आया था। 26,000 की मंथली सैलरी है इस इंसान की, और इस इंसान के 3 बच्चे हैं, एक डिपेंडेंट वाइफ है। भाई साहब ने जाके 70,000 का आईफोन खरीदा है। 70,000 कहां से आए इसके पास, तो आप वो भी सुन लो। 14,000 रुपए की तो कैश सेविंग्स थी इसके पास, वो डाल दिए इसने। 1 महीने की सैलरी अपने बॉस से जाके एडवांस में ड्रॉ कर ली, और उसके बाद बाकी बचे 30,000 की ऑनलाइन ईएमआई भरवा ली, और 1 साल तक अब ये ईएमआई पे करेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या इस इंसान को आईफोन खरीदना चाहिए कि नहीं? 26,000 की सैलरी है यार आपकी, और 70,000 का आईफोन खरीद रहे हो आप। कमेंट्स में लिखो अगर आपको लगता है कि इस इंसान को आईफोन खरीदना चाहिए कि नहीं। अब आप कहोगे राहुल भाई हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, हम तो बहुत इनकम वाले हैं, बहुत हमारी इनकम है। तो उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया था, एक इंसान है, इंटर्न है, बैंगलोर में इंटर्नशिप करता था, केवल 18,000 रुपए पर मंथ की इसकी इंटर्नशिप की इनकम थी। ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए हुए साल के। इस भाई की क्या हुआ, इसने बहुत प्रोग्रेस करी, 1-2 साल के अंदर अंदर ही इस इंसान की जो सैलरी है ना वो 24 लाख पर एनम हो गई। ब्रावो, बहुत बढ़िया काम हुआ यार, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई इस इंसान की। अब इस इंसान ने करा क्या? इस इंसान ने एक बड़ा अच्छा काम करा, इसने अपना घर ले लिया, ईएमआई पे घर ले लिया, क्योंकि उसको मालूम था 24 लाख रुपए की सैलरी हो गई, ठीक है मैं ईएमआई पे कर सकता हूं। बहुत बढ़िया डिसीजन, ब्रावो। लेकिन इस इंसान ने एक सबसे बड़ी बेवकूफी करी कि कुछ खर्चे करे। क्या क्या खर्चे करे? एक तो इसने सबसे पहले मैकबुक लिया, ठीक है, फिर इसने आईफोन लिया, फिर इसने PS5 लिया। मतलब जो ये बंदा 22-23 साल की उम्र में बहुत जबरदस्त वेल्थ बना सकता था अपने लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम 35-40 की साल में ये ले सकता था, इस बंदे ने उसको रूइन कर दिया इमीडिएटली बाय बाइंग मैकबुक, आईफोन एंड PS5। कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब आप बोलोगे राहुल जरूरत क्यों नहीं है? 22 साल का लड़का है, अपना एंजॉय करेगा, लाइफ करेगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाता। 24 की जगह अगर ये 30-35 हो जाती, या फिर एक चीज ले लेता, आईफोन ले लेता, या PS5 ले लेता, या मैकबुक ले लेता, भाई उसने तो तीनों भर लिए जैसे देयर इज नो टुमारो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, दैट इज वेयर द प्रिसाइज प्रॉब्लम इज, कि लोग शो ऑफ के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को जब दिखाएगा कि मेरी नौकरी 24 लाख की हो गई अब, और देखो मैंने मैकबुक ले लिया, मैंने PS5 भी है मेरे पास, आ जाओ हैंग आउट करेंगे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ना आईफोन के साथ, लोगों को लगता है यार एक बार ही तो 1.5 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, 70,000 रुपए लगाए। एक्चुअली थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो मैं 2 कैलकुलेशन बताने वाला हूं। 2 इंसान है, शर्मा जी, गुप्ता जी। शर्मा जी ने 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लिया। अब हर साल शर्मा जी को एक कीड़ा लगा कि भाई मुझे तो अपग्रेड करना है, अभी सितंबर 2026 में ही आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स आने वाला है, तो मुझे तो लेना पड़ेगा वो, क्योंकि मुझे तो शो ऑफ करना है, मैं तो आईफोन का बंदा हूं। हर साल 50,000 रुपए ऑन एन एवरेज अपग्रेड में ये डाल देते हैं। वहीं गुप्ता जी हैं, वो बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, 50,000 का मेरा फोन है, बढ़िया काम करता है, मैं अगर इसको हर साल अपग्रेड करूं तो भी 10,000 रुपए लगा के मेरा बढ़िया अपग्रेड हो जाता है, मेरा काम बहुत अच्छे से चलता है, जो चीज़ आईफोन सारी कर रहा है मैं अपने कर पा रहा हूं जो मुझे चाहिए। अब पता है क्या हुआ? 20 साल के बाद गुप्ता जी अगर इस जो पैसा उन्होंने बचाया है इसको अगर ढंग से इन्वेस्ट कर देते, 12% की कैगर पे ये पैसा 45 लाख बन जाता है। कुछ लोग बोलेंगे राहुल भाई 20 साल के बाद 45 लाख रुपए, क्या मतलब है, आप क्या बातें कर रहे हो, इन्फ्लेशन की वजह से उस 45 लाख की क्या वैल्यू रह जाएगी? मैं वो एग्री करता हूं, लेकिन आप क्या हर डिसीजन ऐसा ही लोगे?
आप अगर 3 या 4 ऐसे अच्छे डिसीजन ले लो ना अपनी लाइफ में, तो जो 45 लाख है ना, ये ऑल ऑफ सडन 1, 2, 3 करोड़ तक भी जा सकता है। लगता ऐसा है कि हमने 1.5 लाख ही तो लगाया है, लेकिन अगर उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालोगे ना आप, और ऐसे अगर 4-5 अच्छे डिसीजन ले लिए आपने लाइफ में, तो फिर आपकी वेल्थ बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप गरीब दिख सकते हो, लेकिन आप गरीब नहीं रहोगे। ये एक मेरा पॉइंट है आईफोन के बारे में। आईफोन लेने से पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट करना। मैं ये नहीं कह रहा आईफोन मत खरीदना, मैं खुद यूज करता हूं। 2023 में मैंने लास्ट अपना आईफोन लिया था, आईफोन 14 मेरे पास अभी है, और मैं उसको यूज करता हूं कंटेंट क्रिएशन में। सारी की सारी मेरी जो आप रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, वो आईफोन से ही शूट होती हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तब भी मैंने पिछले 3 साल से अपग्रेड नहीं करा है, और आई कैन टेल यू दैट आई कैन राइट नाउ बाई कर सकता हूं मैं 10 से 15 आईफोन ईजिली। मतलब इतना तो मेरा लिक्विड फंड में पैसा रहता है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। थंब रूल दे देता हूं, सिंपल थंब रूल। थंब रूल सिंपल ये है कि अगर आप आज 5 आईफोन खरीद सकते हो बिना ईएमआई के, तो आप खरीदो ना, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल खरीदो। लेकिन अगर आप 5 आईफोन नहीं खरीद सकते आउटराइट, तो आपको आईफोन की अफोर्डेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये हुआ पहला आईफोन शो ऑफ, जो अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। दूसरे शो ऑफ की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेवल। यहां तो अलग ही लेवल का कुछ स्कैम चल रहा है। आप ये डेटा देखिए मेरे स्क्रीन पे। फॉरेन ट्रेवल पे भारत के जितना खर्चा हुआ ना, 3.5 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 5 साल में। और अगर मैं आपको आरबीआई का भी डेटा प्रेजेंट करूं, तो 2023-24 में जो एलआरएस होता था, जिसके थ्रू भारत से पैसा बाहर जाता है, अराउंड $31.74 बिलियन, और इसका 53% पैसा यानी कि $17 बिलियन पता है किस पे गया है? फॉरेन ट्रेवल्स पे। मतलब इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम भारत के लोग ट्रैवल पे, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब आपको हो गया यार फॉरेन ट्रैवल करना कोई बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत सारी कंट्रीज खुद घूमा हुआ हूं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज मैंने एक्सप्लोर करी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है इस डेटा पॉइंट में। 27% पर्सनल लोन्स जो भारतीय ले रहे हैं ना, वो किसके ले रहे हैं पता है? हॉलीडेज के लिए। मतलब लोन लेके हॉलीडेज पे जाना। अब यू टेल मी हाउ इज दैट जस्टिफाइड? दैट टू पर्सनल लोन, हाँ, जो 12% 15% से ऊपर की इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। 71% ऑफ जो हॉलीडे लोन्स लिए जा रहे हैं ना, ये कहां से लिए जा रहे हैं? टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के जो लोग हैं ना, वो इंस्टाग्राम से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतनी सारी रील्स, इतनी सारी शो ऑफ चल रही है, ये पर्सनल लोन ले लेके हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई देख ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि 1-1.5 लाख का तो खर्चा है यार, 1 ट्रिप कर लेते हैं, 2 ट्रिप कर लेते हैं। कुछ आपको मैं दिखाता हूं क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। 6 नाइट की अगर हम आइटनरी बनाते हैं, कहां जाने के लिए? दुबई जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए। कितना खर्चा बैठेगा? मोटा मोटा 1.5 लाख। 1.7 लाख की एक आइटनरी निकल के आती है। ये देखो, फ्लाइट है, होटल है, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, एक्टिविटी है, शॉपिंग वगैरह है। अब होता है यहां तक भी फिर भी ठीक है। अब लोग क्या करते हैं? इस अमाउंट को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? उनको लाउंज का एक्सेस चाहिए, उनको प्रीमियम होटल में रुकना है, उनको फैंसी रेस्टोरेंट में जाना है, उनको शॉपिंग्स करनी है, प्रोफेशनल शूट्स करवाने हैं, उनको रील्स बनानी है। एक्चुअली में ना, बाय द टाइम दे लुक एट दिस 1.7 लाख की आइटनरी, ये 2 लाख से ऊपर पहुंच जाती है बहुत इजीली। किसके लिए? शो ऑफ के लिए। और अगर कोई इंसान ऐसी 2 फॉरेन ट्रिप्स ले रहा है 1 साल में, मतलब 4 लाख रुपए निकाल रहा है फॉरेन ट्रैवल के नाम पे, तो क्या हो गया? 10 साल में 40 लाख गए, 20 साल में 80 लाख गए, और टाइम वैल्यू मनी निकालो उसकी 12% के हिसाब से निकल के आती है 2.9 करोड़। आई नो आप बोलोगे राहुल भाई 2 फॉरेन ट्रेवल्स कौन लेता है, इतना खर्चा कौन करता है? भाई लोग कर रहे हैं इतना खर्चा। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, लोग 2-2 3-3 फॉरेन ट्रेवल्स तो कर ही रहे हैं हर साल, बिना सोचे समझे। उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता कि ये जो 1.5-2 लाख रुपए आप कर रहे हो ना खर्चा, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा है अगर आप इसको टाइम वैल्यू के हिसाब से समझें। तो ऐसे में क्या करें? क्या फॉरेन नहीं जाए? बिल्कुल जाओ ना यार, हॉलिडे मनाओ। इसके लिए सीधा थंब रूल दे देता हूं। अगर आपकी एनुअल टेक होम इनकम 10 लाख के आसपास है, अप टू 10 लाख रुपीज है, 5% उसका मैक्सिमम, विच इज अराउंड 50,000 रुपीज, आप ट्रैवल में हॉलिडे में कर सकते हो। बट उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। 20 लाख है तो 1 लाख तक की ट्रैवल करो हर साल, 30 लाख है तो 1.5 लाख, 50 लाख है तो 2.5 लाख, 1 करोड़ अगर आप कमा रहे हो ना टेक होम, तब जाके 5 लाख आप स्पेंड कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये फाइनेंस का रूल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट लोग फोमो की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं है, उनकी इच्छा है, उनका एक्सपीरियंस है, अगर है तो वो बात अलग है। लेकिन लोग दूसरों को देख के जाके शो ऑफ की वजह से कि यार पिक्चर डालेंगे फेसबुक पे, ये डालेंगे, दोस्तों ने ये पूछा तुम कहाँ गए, हम कहाँ गए, ये वो, और सारा पैसा इसमें घुस जाता है। आप ऐसा ना करें, सेंसिबल डिसीजन ले, सोच समझ के, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन ले। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएं, बिल्कुल जाएं, लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन सोच समझ के अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, क्योंकि ये इस तरह का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भारत में निकले, हम शो ऑफ कल्चर को एक्सपोज करना चाहते हैं पूरी तरह से।
ठीक है, चलते हैं अब शो ऑफ नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है तीसरा वाला भी। तीसरा शो ऑफ है वेडिंग शो ऑफ। मतलब भारत में जितना शो ऑफ वेडिंग में होता ना, मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री में होता होगा। और मुझे इनफैक्ट ये लगता है कि वेडिंग बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं सोच ही रहा हूँ लिटरली कि ये इतना पैसा शो ऑफ में जाता है कि बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकते हैं वेडिंग पे, बन ही रहे हैं लोगों के। ये डेटा देखो, ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपए का वेडिंग में खर्चा कर रहे हैं लोग, ओके। और अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करूं तो अराउंड 58 लाख का खर्चा हो रहा है। अब ये खर्चे की भी कोई बड़ी बात नहीं है, पता है। अब ये केवल 40 लाख की बात नहीं है। आजकल क्या होने लगा है ना, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग पार्टीज होने लगी हैं, बैचलरेट पार्टी वगैरह होती हैं। 38% लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स वेडिंग के बाद हनीमून तो होना जरूरी है। उसके लिए अराउंड 4 लाख 5 लाख रुपए का 3.41 का यहाँ पे एवरेज खर्चा आपको देखने मिल जाएगा। यहां तक भी ठीक है कि लोगों को अपनी वेडिंग करनी है, एक बार शादी होती है यार, खर्चा कर लो, अपना दिल खोल के खर्चा कर लो। बहुत लोगों के शादी में गए हो, खाया भी है, तो लोगों को खिलाओ, ठीक है, समझ में भी आता है। लेकिन ये पैसा आता कहां से भाई? ये डेटा देखो अभी आप, 78% ऑफ वेडिंग का पैसा आता है सेविंग से। मतलब एफडीज टूटती हैं। मैंने देखा है एफडीज टूटते हुए लोगों की, ठीक है। पहली बात तो एफडी में पूरा पैसा रखना ही एक बड़ी बेवकूफ़ी है, चलो, लेकिन फिर भी अगर लोग को कंजर्वेटिव रहना है तो एफडी में पूरा पैसा रखा हुआ है, उनको तोड़वाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 15% पैसा ये सारा कहाँ से आता है? ऑन एन एवरेज लोन से आता है। 8.85% पैसा बैंक लोन से, 6.25% लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब दोस्तों से इधर उधर से उधार लेके लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ, ये 15% का जो लोन ले रहे हैं उससे क्या इंपैक्ट होगा? मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। ऑन एन एवरेज अगर 15 लाख की वेडिंग का किसी ने लोन लिया है 11% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, उस भाई की ईएमआई बन जाएगी 32,600 रुपए, ठीक है। मतलब कि 3 दिन की शादी के लिए अगले 5 साल की ईएमआईज बन गई उसकी 32,000 की। कैन यू बीट दैट? मेरा क्वेश्चन यही कि जो पर्सनल लोन लेके वेडिंग्स करा रहे हैं वो पर्सनल लोन ना ले। आपकी अगर सेविंग्स है, आपको खर्च करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मत अच्छी शादी करो, लेविशली करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, लोन लेके शादी कर रहे हो, तो क्या ही मतलब है। अभी जब इस वीडियो के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो एक वेबसाइट मिली और वहाँ पे मुझे ये कोट्स मिले कि अगर आप प्री वेडिंग शूट करना चाहते हो तो कितना खर्चा होगा। अगर आप मिड रेंज 30,000 से 60,000, अगर प्रीमियम सेलिब्रिटी फोटोग्राफी स्टाइल कुछ करना चाहते हो 75,000 से 2 लाख रुपए, और अगर डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट करना चाहते हो तो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए इजीली आप खर्च कर सकते हो। और हनीमून के लिए ऑन एन एवरेज 3.4 लाख का खर्चा हो ही रहा है। लोग भारत की बजाय बाहर जा रहे हैं। जो लोग ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं वो लोग बाहर जाके कर रहे हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं भाई तुम कहाँ गए हनीमून के लिए? क्या बोलोगे? बोलो मनाली, शिमला। लोग नहीं बोल पाते हैं, शर्म आती है लोगों को बोलने के लिए, इसीलिए वो पैसा खर्च करते हैं, वो भी लोन लेके। नॉर्मल वेडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वेडिंग का खर्चा 40 लाख, ठीक है, आपके पास 40 लाख है, आपने उड़ा दिए। प्री वेडिंग 1.4 लाख, हनीमून 3.4 लाख, 44.8 लाख का खर्चा हुआ। लेकिन इसी को ना लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। 58 लाख की हो गई डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग हो गया 3 लाख का, हनीमून हो गया 5 लाख का, 5 लाख रुपीस कर दिए आउटफिट्स पे, ज्वेलरी पे, इवेंट्स वगैरह पे, 71 लाख का खर्चा हो गया। मतलब कि कितना हुआ? 45 लाख रुपीस वर्सेस 71 लाख। अभी रिसेंटली ईटी में एक आर्टिकल आया था कि 15 लाख का लोन लिया एक इंसान ने वेडिंग के लिए, और उसके बाद 5 साल की वो ईएमआई पे करने वाला है। और सीए बोल रहा है भाई मत करो, ये क्यों कर रहे हो आप? 5-5 साल अपनी ईएमआई बनवा रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है, 500 गेस्ट आपकी शादी में आएंगे, 48 घंटे की आपकी शादी होगी, लेकिन आपको 5 साल की ईएमआई बन जाएगी। अगर आपको करना है आपकी मर्जी है, मेरा केवल इंटेंट यही है कि आपको सही से मनी की वैल्यू सिखा दूं कि भाई ऐसे लोन लेके शादी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आई हैव नॉट डन इट, मेरी फैमिली में किसी ने नहीं करा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कॉन्सेप्ट ही बहुत अजीब है। एक सिंपल सी कैलकुलेशंस दिखाता हूं। अगर आप 44 लाख का शादी का बजट लेके चलते हो और उसमें से केवल आप 12.5 लाख कम कर लेते हो, कुछ शादी में खर्चा कम कर लो, प्री वेडिंग में कम खर्चा कर लो, हनीमून में थोड़ा सा कम खर्चा कर लो, क्या होगा? 12.5 लाख 12% पे 20 साल के बाद 1.21 करोड़ की वेल्थ दे देगी आपको। फॉरगेट अबाउट पर्सनल लोन की ईएमआई, थोड़ा सा खर्चा कम कर लो, थोड़ी सी लिमिटेशन डाल दो, आपकी बाकी की लाइफ बहुत चैन से निकलने वाली है। तो ये हुआ शो ऑफ नंबर 3, वेडिंग। कमेंट्स करते जाओ, लिखते जाओ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सेंस बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, आपको लग रहा है अगर मैं सही बोल रहा हूं, या आपके कुछ एक्सपीरियंस है कि आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में आप क्या देख रहे हो, वो कमेंट्स में जरूर लिखो, वीडियो को शेयर करते जाओ। चौथा शो ऑफ है एसयूवी का शो ऑफ। गुड़गांव में तो कुछ हालत अलग ही है, अभी बात करूंगा 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले कार का मतलब क्या होता था कि यार मुझे ऑफिस जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अनरिलायबल है, अभी भी अनरिलायबल है भारत में, तो मुझे कार चाहिए। लेकिन आज कार का मतलब क्या हुआ है? मेरी औकात क्या है, ये देखा जा रहा है। मेरी औकात क्या है, कार बताएगी मेरी औकात क्या है। इसी वजह से अगर आप देखो 2025 का ऑटो कार सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे, जितने भी पैसेंजर कार्स बिक रही है ना, उनमें से 55% एसयूवीज हैं। क्यों खरीद रहे हैं लोग एसयूवी? लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी फैमिली स्टेटस है, मेरी सेफ्टी है, मेरी लाइफस्टाइल है, मेरी सोशल स्टैंडिंग है, आई हैव मेड इट। दैट इज व्हाट पीपल आर शोइंग ऑफ।
गाड़ी की जरूरत है 12 लाख की, गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी है 12 लाख की, लेकिन लोग ले रहे हैं 25 लाख की एसयूवी। मतलब कि 13 लाख का ले लिया लोन, 26,400 रुपए की बन गई ईएमआई अगले 5 साल के लिए। और ये बात यहीं पे नहीं रुकती है। जब आप एसयूवीज लेते हो ना तो हायर इंश्योरेंस होगा, हायर मेंटेनेंस होगा, हायर फ्यूल होगा, हायर टायर्स होंगे, मतलब कि 3-4 लाख रुपए और घुस जाने हैं उसमें। और गुड़गांव में ना एक बड़ी थार की कल्चर है। जो थार लेके घूम रहा है ना भाई, वो तो अपने आप को ना किंग समझता है कि मैं तो गुड़गांव का क्या पूरे भारत का किंग हूं। लेकिन एक्चुअल में ना हकीकत क्या, ये ईटी में एक आर्टिकल आया था कि गुड़गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसयूवीज में घूम रहे हैं और 2-2 लाख रुपए की ईएमआई पे कर रहे हैं और लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो दिखता है ना वो सच नहीं। अगर आप खुद इंप्रेस हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो एसयूवी ड्राइव कर रहे हैं, डोंट, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है उसके साथ। एक सिंपल सा रूल है कार लेने का, 20% डाउन पेमेंट होने की हैसियत होनी चाहिए, 4 साल का मैक्सिमम लोन ले सकते हो और अपनी सैलरी का मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% का आप ईएमआई पे कर सकते हो कार्स में। अगर इससे ज्यादा आपकी अफोर्डेबिलिटी जा रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आप ही लगाओगे और कोई नहीं लगाएगा। एसयूवी खरीदना है, लाइफ जीनी है, जियो, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। बहुत लोग जो ईएमआईज पे एसयूवीज ले रहे हैं जिनकी कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 5-5, 10-10 साल तक के वो कार लोन्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगले 5 साल तक जॉब नहीं चेंज कर सकते, बॉस के तलवे चाटने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ईएमआई का बिल भरना है। इसीलिए आप ऐसी गलती कृपया करके मत करना। एसयूवी खरीदनी है, अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करके एक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन के साथ ही इमोशनल डिसीजन लेना, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। चलते हैं शो ऑफ नंबर 5 की तरफ। 5वां शो ऑफ है इंस्टाग्राम का शो ऑफ। इस इंस्टाग्राम के शो ऑफ ने ना इंस्टाग्राम को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शॉपिंग का इंजन बना दिया है। ठीक है, मेटा का डेटा दिखाता हूं मैं आपको। 48 करोड़ इंडियंस के ऊपर इंस्टाग्राम में अकाउंट्स पे एड्स चल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहां पे एड्स देखते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ वहां पर सेल कर रहा होगा, वो जाके खरीद लेते हैं। मनी कंट्रोल ने ये डेटा पब्लिश किया जिसमें ये बताया कि 64% मिलेनियल्स जो है ना वो अपनी शॉपिंग करते हैं किसके थ्रू? इन्फ्लुएंस के थ्रू, फोमो के थ्रू। दैट्स व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। 10 में से 8 भारतीय शॉपिंग करते वक्त जो प्रोडक्ट्स डिस्कवर करते हैं वो कहां से करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। 10 में से 3 व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांड वीडियोस देख के परचेज करी है और 10 में से 6 ऐसे शॉपर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स खरीदे हैं सोशल मीडिया पे। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जो इंसान इंस्टाग्राम पे हर दिन 3 से 4 घंटे स्पेंड कर रहा है, बहुत लोगों को देख रहा है कि वीकेंड्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा यार मैं भी महीने में ना एक बार मुझे वीकेंड के लिए बाहर जाना है। मानो महीने में एक बार गया, मंथ में एक वीकेंड के लिए सैटरडे संडे निकल गए बाहर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, 37,000 गोवा की ट्रिप निकल जाएगी। ओके, आप डेटा देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। मतलब क्या हुआ? 37,000 इंटू 12 मतलब 4.44 लाख रुपीज पर ईयर घुस जाएगा, पता भी नहीं लगेगा इंस्टाग्राम के चक्कर में। 12% पे 10 साल पे यही 4.44 लैक्स, 83 लैक्स, 20 ईयर्स में 3.6 करोड़। अब आप बोलोगे कि यार आईफोन में भी आपने ये बताया। एग्जैक्टली, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। आप चूज करोगे कि आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, सब जगह पैसा उड़ाना है, या फिर आप ये चूज करोगे कि यार यहां पे ये मेरे लिए रियली इंपॉर्टेंट है, आई कांट सर्वाइव विदाउट इट, तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप हर जगह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहोगे तो सारा पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रखो, कभी भी लिक्विड फंड्स में डाल दो। इंपल्स बाइंग नहीं करोगे, इंपल्स खर्चे नहीं करोगे, क्योंकि जब विड्रॉ करोगे एक वर्किंग डे में पैसा आपके पास आएगा। तो वेट करोगे तो हो सकता है मन चेंज हो जाए, डिसीजन चेंज हो जाए, इंपल्स बाइंग निकल जाए। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट माय लॉर्ड, भारत में रिच दिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की भी नहीं है, प्रॉब्लम है कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूं मैं आपको। क्या आपको आईफोन लेने के लिए ईएमआईज की जरूरत है कि नहीं? वेकेशन के लिए क्या आपको क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना पड़ रहा है कि नहीं? एसयूवी की ईएमआई क्या आपकी ईएमआईज का सबसे बड़ा हिस्सा है कि नहीं? घर खरीदने के लिए क्या आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर जा रहे हो कि नहीं? और क्या इंस्टाग्राम पे दूसरों की लाइफस्टाइल देख के आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हो? तो शायद आप रिच नहीं हो रहे हो, आप रिच दिख रहे हो। एक चीज याद रखना, रिच दिखने के लिए ना पैसा खर्च करना पड़ जाता है, बट रिच बनने के लिए पैसा बचाना पड़ता है। अगली बार जब भी कुछ खरीदो, एक चीज अपने आप से पूछ लेना, क्या मुझे ये वास्तव में चाहिए या फिर मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीज में पैसा डाल रहा हूं? बिकॉज अल्टीमेटली द गोल इज नॉट टू लुक रिच, द गोल इज टू बी रिच। आपके हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा शो ऑफ किस चीज में हो रहा है? कमेंट्स में लिखो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।